हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले अब हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट और आज में अपने पढ़ेंगे पूर्वी घाट। फिर ये जो प्रायद्वीपीय पठार की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये समाप्त हो जाएगी। तो पूर्वी घाट पढ़ते हैं अब आज अपने। पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो संरचना है ना वो सतत नहीं है। अब सतत क्यों नहीं है? क्योंकि जो नदियों द्वारा है ना इसे जगह जगह पर इसका काट दिया गया है, ठीक है, इसका अपरदन किया गया है। तो जैसे गोदावरी होगी, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, इनके द्वारा ये अपरदन हो गया इस पूर्वी घाट का। तो ये श्रृंखला क्या है? सतत नहीं है। कहीं पर ये दिखाई देती है और कहीं पर नहीं भी दिखाई देती है ये, ठीक है। तो इसका देखो पूर्वी घाट है, इसका लंबाई है, देखो इसकी लंबाई है 1300 मीटर, 1300 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई 615 मीटर है इसकी। अब ये पर्वत क्या है? उत्तर में अधिक चौड़ा है, उत्तर में चौड़ाई अधिक, ठीक है। उत्तर में चौड़ाई अधिक है, लगभग 190 किलोमीटर चौड़ा है ये, ठीक है। और दक्षिण में चौड़ाई इसकी कम है, दक्षिण में चौड़ाई कम है, ठीक है, लगभग 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर, ठीक है। ये था इसकी लंबाई, औसत ऊंचाई और चौड़ाई। अब देखो जैसे पश्चिमी घाट में हमने पढ़ा था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अब देखते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर है अपने विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम की चोटी कहते हैं उसको, चोटी, ठीक है। कितनी हाइट इसकी है? हाइट है लगभग 1680 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। विशाखापट्टनम की चोटी 1680 इसकी हाइट है। फिर देखो इसकी है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, या दूसरा सर्वोच्च शिखर है यह महेंद्रगिरी, इसकी है 1501 मीटर हाइट, इसकी हाइट है 1501 मीटर। तो महेंद्रगिरी है ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। और विशाखापट्टनम का आप पहचान ही गए, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये पूर्वी पूर्वी या तटीय मैदान की तरफ ये भारत का ये प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे अच्छी लोकेशन है इसकी। ये बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद देखो इसका आगे देखते हैं इसका। तो पूर्वी घाट है, देखो वो सतत रूप से ये महानदी और गोदावरी नदी के बीच में दिखाई देता है, ठीक है, सतत रूप से। उसके बाद ये सतत रूप से दिखाई देता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश
ठीक है। आंध्र प्रदेश के दो जिले हैं, कुडप्पा और कुरनूल। इन जिलों में ये है जो सतत दिखाई देता है, ठीक है, पूरी घाट। अब सतत क्यों नहीं है, क्योंकि नदियों द्वारा इसे काट दिया गया है, इसलिए। और उसके बाद ये है कावेरी नदी और पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी के इनके बीच में है एक मेलागिरी श्रेणी है, ठीक है। अब यहाँ क्या है श्रेणी में, चंदन के वृक्ष या वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो चंदन के जो वृक्ष होते हैं वो दक्षिण भारत में ही होते हैं, ठीक है। अब वो किस राज्य में होते हैं सबसे अधिक, तो वो कर्नाटक है, ठीक है। चंदन के जो वृक्ष है वो कर्नाटक में सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार में इतना ही है, मतलब कि पूर्वी घाट में इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है, पूर्वी घाट की तरह ज़्यादा नहीं है, ये इसमें थोड़ा ही है, बहुत है, ठीक है। अब जैसे पहाड़ियाँ हो गई, तो अब अपने आगे पढ़ेंगे पठार। प्रायद्वीपीय पठारी भाग को कई पठारों में बांटा हुआ है, अब उन पठारों का अध्ययन अपने करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पठारों में लेते हैं अपने, पहला है ये पठार, ठीक है। पठार में लेते हैं सबसे पहले मालवा का पठार। देखो इसकी लोकेशन कहाँ है, ये स्थित है, देखो एक तो अरावली और विंध्याचल के बीच में है, विंध्याचल के बीच में स्थित है, ठीक है, बीच में। अब देखो उत्तर में तो है अरावली, ठीक है, दक्षिण में है विंध्याचल, ठीक है। इसके बाद पूर्व में है बुंदेलखंड, ठीक है, एक और ये पूर्व दिशा में है बुंदेलखंड का पठार, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है, मालवा के पठार की, ठीक है। ये जो पठार है, ठीक है, ये लावा निर्मित पठार है, लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, लावा निर्मित है। अब जहाँ लावा निर्मित है तो वहाँ मिट्टी कैसी होती है, काली होती है, ठीक है। अगर मिट्टी काली है तो फसल कौन सी होती है, कपास की, ठीक है, ये कपास की यहाँ कृषि होती है, ठीक है, काली मिट्टी में। जिस काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मिट्टी या मृदा, ठीक है, ये काली मिट्टी का नाम है, याद रखना, पूछ लेते हैं ये, जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेंगूर मिट्टी है, ठीक है। कि कौन सी फसल होती है, तो कपास की फसल होती है काली मिट्टी में, ठीक है, लावा निर्मित है। और ये जो पठार है वो संप्राय है, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली है, बुक से पढ़ोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको शॉर्ट नोट्स तैयार भी हो रहे हैं और अच्छे तैयार हो रहे हैं। अब देखो इसका जो ढाल है, इस पठार का जो ढाल है वो गंगा नदी की ओर है, गंगा नदी बोल दो या गंगा का जो अपवाद क्षेत्र है उस तरफ है, गंगा नदी की ओर है इसका जो ढाल है, ठीक है। यानी जो इस पठार से जो नदियाँ निकलेगी वो गंगा नदी में समाहित हो जाएगी या गंगा नदी की सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है। अब देखो नदियाँ कौन सी है, नदियाँ, एक तो चंबल, ठीक, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, ये नदियाँ हैं, ठीक है।
ये नदियाँ फिर आगे जाके किसमें मिलती है, देखो ये यमुना में मिल जाती है, यमुना में। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या नदियाँ क्या है, यमुना की सहायक नदियाँ है। चंबल, काली सिंध, पार्वती, ये जो नदियाँ है ये यमुना की सहायक नदियाँ है। फिर यमुना क्या करती है, यमुना आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना क्या है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ठीक है, अगर सहायक नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक है, ये नदियाँ हैं। ठीक है, यमुना में मिल जाती है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ भोपाल है। भोपाल जो है वो बेतवा और पार्वती, ठीक है, बेतवा और पार्वती नदियों के दो आब में है, नदियों के दो आब में स्थित है। ठीक है, और दो आब का मैंने आपको बता रखा है कि दो आब किसे कहते हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि, उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। ठीक है, बेतवा नदी और पार्वती नदी। ठीक है, इन नदियों के दो आब में भोपाल स्थित है। ठीक है, और एक देखिए जो चंबल नदी है, जो चंबल नदी है वो क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी ये क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ खड्ड। ठीक है, जो कि निर्जन खड्डे होते हैं, बहुत बड़े बड़े निर्जन। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं डाकू वगैरह निवास करते हैं। चंबल के डाकू नाम सुना होगा आपने, तो वो इन्हें बीहड़ों है जो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं इस नदी के कारण। नदी क्या करती है, कटाव करती है, तो आसपास के क्षेत्र को ये नदी कटाव कर देती है और वहाँ बीहड़ बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, एक नाली का अपर्दन होता है, नाली का अपर्दन। ठीक है, ये चंबल नदी सबसे अधिक करती है, सबसे अधिक नाली का नाली का अपर्दन सबसे अधिक करती है, सबसे अधिक करती है। ठीक, ये मालवा का पठार आपके हो गया। ठीक है, अब अपने लेते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पठार है खनिजों की दृष्टि से। छोटा नागपुर का पठार देखो कहाँ किन किन राज्यों में फैला है, विस्तार देख रहे हैं इसका। देखो बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और अधिकांश भाग इसका झारखंड में है, और झारखंड, तो झारखंड में इसका सबसे अधिक भाग है। ये इसका विस्तार है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और इसे देखो भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश, रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, रूर प्रदेश क्यों कहते हैं, देखो रूर प्रदेश स्थित है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में जो रूर प्रदेश है वो भी खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोयला, लोहा, कई तरह के खनिज निकलते हैं वहाँ भी। तो उसी के उपमा या संज्ञा इसे छोटा नागपुर के पठार को दी गई है। ठीक है, इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ये खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, खनिजों से संपन्न है, खनिजों से संपन्न है। बहुत तरह के खनिज यहाँ से
निकाले जाते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा खनिज है, उनके जो भंडार है, उनका जो उत्पादन है वो यहीं से होता है, छोटा नागपुर के पठार से। देखो यहाँ से नदियाँ निकलती है, कुछ नदियाँ है, दामोदर, महानदी, सोन, दामोदर, महानदी, सोन, और एक है सुवर्ण रेखा। ये नदियाँ यहाँ से निकलती है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, दामोदर का मैंने कहा था आपको, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बंगाल का शोक कहते हैं इसको। ठीक है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। नदियों के बाद फिर है यहाँ देखो, यहाँ चावल अधिक होता है, इस पठार पर चावल की कृषि सबसे अधिक होती है। ठीक है, चावल की कृषि सबसे अधिक होती है यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार पर। अब देखो इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है इसकी 760 मीटर, 760 मीटर। ठीक, अब देखो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ या पार्श्वनाथ। पारसनाथ या पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की चोटी है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 1365 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है ये छोटा नागपुर के पठार की, पारसनाथ या पार्श्वनाथ। ठीक है, बस छोटा नागपुर के पठार में इतना ही है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, खनिजों की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो बस खनिजों की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठार के बाद सबसे अधिक जो खनिज है वो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक, बाकी अपने अगले वीडियो में लेंगे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।